तो स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। डेट है आज की 12 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिन भर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज यानी स्पेस देकर आप ओनली सिविल सर्विसेज जब टाइप करेंगे तो आप वहाँ से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो विश्व युवा दिवस के बारे में है, जो कि 12 अगस्त को यानी आज ही मनाया जा रहा है। और इसे इंटरनेशनल यूथ डे यूनाइटेड नेशन भी कहा जाता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, तो 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। 2012 में इसे 2000 में इसे पहली बार मनाया गया था, 12 अगस्त 2000 को। ठीक है, इसको मनाने के लिए पुर्तगाल के लिस्बन में एक ऑर्गेनाइज हुई थी कॉन्फ्रेंस 1998 में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। मतलब कि युवा मामले के जो मंत्री होते हैं विभिन्न देशों में, उनकी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी पुर्तगाल के लिस्बन में 1998 में। तब इसका प्रस्ताव रखा गया था और 2000 में इसकी शुरुआत की गई है। और 1999 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसके द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं को की भूमिका को रेखांकित करना, मतलब कि युवा जो हैं वो क्या रोल निभा सकते हैं अपने देश को और इंटरनेशनल स्तर पर, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उनकी भूमिका को डिफ़ाइन करना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में इसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। कब से हुई थी? 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, 12 अगस्त 2012 से। और अगर बात की जाए इसकी शुरुआत की, तो सबसे पहले माइकल क्लार्क और पैट्रिशिया सिम्स, ये कनाडाई फिल्म निर्माता हैं यानी डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इंडिविजुअली। लेकिन 2012 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो हाथियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। मुख्य रूप से देखो, हाथी दो टाइप के पाए जाते हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? भारत में भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट यानी वर्ल्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसको भारत में गज महोत्सव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। गज का मतलब होता है एलिफेंट और गज महोत्सव भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ अन्य प्रोविज़न की, तो यहाँ पर IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें अफ्रीकी और एशियाई हाथों को असुरक्षित प्रजाति में रखा गया है। यानी ये यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडेंजर्ड। एशियन हाथी जो हैं, जो एशिया वाले हैं, वो रखे गए हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में। और हिंदी में इसे लुप्त प्राय भी कहा जाता है, मतलब कि जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है। एशियाई हाथों की संख्या अफ्रीकी हाथों से कम है, हाथियों से। और यहाँ पर अगर बात की जाए, अफ्रीकी हाथियों की संख्या है 4 लाख और एशियन हाथियों की संख्या एक डेटा के अनुसार यहाँ पर 40,000 दी, लेकिन अब लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में है। ठीक है, और अगर बात की जाए, भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है 2011 में एलिफेंट को। नेशनल हेरिटेज एनिमल 2011 में डिक्लेयर किया गया है एलिफेंट को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला जो आर्टिकल है हमारा, सुरक्षा प्रोजेक्ट, यानी ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इसी को नाम दिया गया है सुरक्षा। तो बस ये आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो राष्ट्रीय पोर्टल है वो क्या है, तो सुरक्षा है। ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा न्यूज़ में था, ये क्या है? मिसाइल है, ड्रोन है, क्या है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, यह एक पोर्टल है जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और अगर बात की जाए हाथी गलियारे की, यानी एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, तो एलिफेंट कॉरिडोर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से एलिफेंट
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आवागमन कर सकें। और भारत में ऐसे लगभग 88 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में, उसके बाद नंबर आता है दक्षिण भारत में, ठीक है, और मध्य भारत में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि भारत में कुल 88 हाथी गलियारे पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसकी घोषणा की गई थी 2019-20 के बजट में, और इसमें 100 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था इस अवसंरचना पाइपलाइन के लिए। कितने का? 100 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। अब चर्चा में ये अभी इसलिए आई है कि हाल ही में डैशबोर्ड एक लॉन्च किया गया है इस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के द्वारा इसके डैशबोर्ड को होस्ट किया जाएगा। और IIG क्या है, यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड क्या है? यह एक ऑनलाइन गतिशील मंच है जिस पर निवेशों के अवसर को प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, इस डैशबोर्ड पर। यही न्यूज़ थी। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। इसको ईज़ ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाएगा। 5 वर्ष का ये 2019 से 2025 तक, और 100 लाख करोड़ यहाँ या 102 लाख करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पार्टिसिपेशन का जो फैक्ट होगा वो देख लीजिए आप कि कितना कितना होगा। सेंट्रल का होगा 39 और राज्य का होगा 39 और निजी क्षेत्र का होगा 22। यानी यह एक PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेक होल्डर भी शामिल होंगे। और इनका जो भाग रहेगा वो कितना रहेगा? 39 और 22, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा तो ये बेसिक सी जानकारी है कि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल, बस टर्मिनल, इन सब का मतलब कि जो भी अवसंरचना से जुड़े काम हैं उन सब में इसका निवेश किया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अजय कुमार समिति के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट चीता के री इनोवेशन से संबंधित है। मतलब कि प्रोजेक्ट चीता को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, और भारतीय सशस्त्र बलों ने ये फैसला लिया है अभी हाल ही में। देखो, चीन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, तो इस कारण अभी भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 3500 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया गया है। उसी के लिए नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता री इनोवेशन, यानी अजय कुमार समिति की। अजय कुमार कौन है? अजय कुमार जो हैं रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, उसको यह प्रस्ताव भेजा गया है। तो अजय कुमार समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर प्रोजेक्ट चीता रिनोवेशन क्या है। इस मिशन में या इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? 90 हेरान ड्रोन भारत खरीदेगा। 90 हेरान ड्रोन कौन? हेरान ड्रोन किस देश के हैं? तो हेरान ड्रोन को डेवलप किया है इजराइल के द्वारा, और इनको भारत खरीदेगा, और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपग्रेड किया जाएगा। यही है प्रोजेक्ट चीता रिनोवेशन। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, ये है हेरान UAV, जो कि इजराइल की एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट खूबी क्या है। अगर आप टर्मिनल से इसका संपर्क टूट जाता है तो ये स्वतः ही अपने बेस पर वापस लौट आता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, और 250 किलोग्राम तक का ये वज़न उठा सकता है। इसमें कैमरा लगा होगा, एयरबोर्न ग्राउंड सर्विस लाइट होगी। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ये इजराइल का एक मानव रहित वाहन है, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल, इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इस ज्वालामुखी की जो लोकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। ये है, देखिए यहाँ पर आप, ये है माउंट सिनाबुंग, ठीक है। ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के उत्तरी भाग में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये है सुमात्रा आइलैंड, और इसके ही उत्तरी भाग में यहाँ पर है माउंट सिनाबुंग, ठीक है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहले अभी 400 वर्षों तक ये निष्क्रिय था, लेकिन 2010-2014 में इसमें विस्फोट हुआ है पुनः से, तो ये अब एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आ गया है। दूसरी बात, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है, तो ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यहाँ पर हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को भी जल्दी से देख लेते हैं। ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं,
ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ क्या होता है, यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं और दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और यहाँ पर है ये टोंगा ट्रेंच। ठीक है, कुछ ट्रेंच भी हम देख लेते हैं। ये है मैरियाना ट्रेंच और ये फिलीपींस ट्रेंच। सबसे गहरी गर्त कौन सी है विश्व की? मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी गर्त है। एक बार आप क्या करेंगे, इस मैप को आप आसानी से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कोरल ट्रेंच भी न्यूज़ में रही थी और मैरियाना ट्रेंच भी न्यूज़ में रही थी। उसके बाद ये चैलेंजर डीप है, ये भी न्यूज़ में रहा था। तो नॉर्थ से साउथ इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो आप एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। चलते हैं आगे एक इसी से संबंधित फैक्ट है, भारत में भी ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान आइलैंड में है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये है बैरन द्वीप जो कि अंडमान आइलैंड का एक भाग है और यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। उसके बाद नारकोंडम आइलैंड है, ये नारकोंडम ज्वालामुखी, ये सुषुप्त की कैटेगरी में आता है और ये बे ऑफ बंगाल में, ये अंडमान सी में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जो स्टेट है वो है मलक्का स्टेट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मलक्का स्टेट। ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है और प्रशांत महासागर से भी हम कह सकते हैं ये जोड़ती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है छत्तीसगढ़ की इंदिरा वन मितान योजना के बारे में है। छत्तीसगढ़ अब हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च करेगा और इसकी अनाउंसमेंट की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसमें होगा क्या, इसमें स्वदेशी लोगों के लिए रोज़गार प्रदान किया जाएगा। मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए, आदिवासी निवासियों को विशेषता रोज़गार प्रदान करने के लिए यह स्कीम चालू की गई है, जिसमें 10 से 15 युवाओं को, एक एक गांव में 10 से 15 युवाओं का समूह बनाया जाएगा और उसके बाद उनको वन आधारित आर्थिक गतिविधियों में रोज़गार दिलाया जाएगा। मतलब कि वन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उनके आधार पर क्या किया जाएगा, उनके आधार पर उन्हें जॉब दिलाई जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये सितंबर के पहले सप्ताह में इसको स्थापित किया जाएगा, यही न्यूज़ थी। ठीक है, अरुणाचल में रेशम का क्या प्रोविज़न है, मतलब कि क्या क्या अरुणाचल में किस प्रकार की रेशम पैदा की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सभी 4 किस्में, मलबरी, ओक, टसर, एरी और मूंगा, सभी 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए भारत में रेशम की क्या प्रोडक्शन है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में और सबसे पहले पे कौन है, सबसे पहले पर है चाइना। और उसके बाद अगर बात की जाए भारत में जो 4 प्रकार की रेशम उत्पादन होता है उनमें 74% हिस्सा जो है वो मलबरी का है। किसका है? मलबरी का। उसके बाद एरी, उसके बाद टसर और सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो आता है मूंगा का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद भारत 2 देशों को सबसे मुख्यतः निर्यात करता है, अमेरिका और यूरोपीय देशों को रेशम का निर्यात जो है भारत मुख्यतः करता है। चलते हैं आगे केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में आर्टिकल है, इसी आर्टिकल से संबंधित। देखो, यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनको किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, आज़ादी के बाद तुरंत। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है, कर्नाटक में। कर्नाटक एक रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य है और इसके काम क्या क्या हैं? रेशम उद्योग को बढ़ावा देना, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पर बढ़ावा देना, रेशम विकास के लिए
सरकार को सलाह देना, ये सब इसके काम है। बस आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, इसका बेंगलोर में है और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में और ये एक वैधानिक निकाय है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम जो रेशम कीट का जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, उसको देख लेते हैं। ये है रेशम कीट और ये है लावा। ठीक है, लावा से क्या होता है, कीट बनता है और यहाँ से ये बनता है प्यूपा या कोकून। उसके बाद ये डेवलप हो जाता है कीट के रूप में, फिर ये एग देता है। तो इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है और रेशम की जो प्राप्ति होती है वो कोकून से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमने जाना प्यूपा से और कोकून से। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट चीता को एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आज भी हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।